हेलो बच्चों, अफरोज एकेडमिक सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज जिस प्रश्न की व्याख्या हम करने वाले हैं वो इस प्रकार है। राजनीति शास्त्र विज्ञान है अथवा कला, समीक्षा करें। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राजनीति शास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, तर्क सहित व्याख्या करें। इस प्रश्न को अंग्रेजी में इस तरह से पूछा जाता है, डिस्कस वेदर पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस और आर्ट। आइए इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या करते हैं। प्रश्न हमारा था कि राजनीति शास्त्र विज्ञान है या नहीं, इसको तर्क सहित समझाइए। तो यहाँ देखिए, राजनीति शास्त्र विज्ञान है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि विज्ञान क्या है, अर्थात विज्ञान की परिभाषा क्या है। विज्ञान की परिभाषा देखेंगे यहाँ पर। विज्ञान, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो तथा सामान्य सिद्धांतों पर समाहित हो। मतलब कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित एक क्रमबद्ध ज्ञान है। यानी बहुत सिंपल हम कहेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित एक क्रमबद्ध ज्ञान को प्रस्तुत करता है। अब हम देखेंगे किन किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है और किन किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं माना है। यह भी शॉर्ट प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ देखेंगे, अरस्तु, बोधा, हॉब्स, सिज्विक, ये जो चार नाम है इसको आप अच्छी तरह याद करेंगे। अरस्तु, बोधा, हॉब्स, सिज्विक, ये जो विद्वान थे, इन्होंने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है। अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा था कि राजनीति शास्त्र एक मास्टर साइंस है। राजनीति विज्ञान क्या है, एक मास्टर विज्ञान है, मतलब एक स्मार्ट विज्ञान है। जबकि किन विद्वानों ने इसे विज्ञान नहीं माना है, यहाँ नाम देख लीजिएगा, बकले, बुर्के, मेटलैंड, ये तीन विद्वान का नाम याद रखेंगे। कौन कौन सा, फिर से देख लीजिए, बकले, बुर्के और मेटलैंड, ये विद्वान थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विज्ञान नहीं था, ठीक है ना। और किन विद्वानों ने विज्ञान माना है, अरस्तु, बोधा, हॉब्स, सिज्विक, ये चारों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान माना है। अब दोनों ही विद्वान अलग अलग तरीके से अपने तर्क को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के विरुद्ध में तर्क। मतलब जिन लोगों ने राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं माना है उनका तर्क क्या है। पहला तर्क देखेंगे, कार्य कारण संबंध का अभाव। कार्य कारण संबंध का अभाव, ये हम याद रखेंगे पॉइंट। कार्य कारण, विज्ञान में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जा सकता है, जैसे किसी भी वैज्ञानिक घटना का एक निश्चित कारण होता है, ठीक है ना। लेकिन राजनीति शास्त्र में जो घटना घटती है उसका एक निश्चित कारण जरूरी नहीं होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब मान लीजिए आप लोग कि वाटर को, पानी को, अगर हम कहें कि इसको वाष्प में बदलना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाष्प में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त और कोई भी तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम जल को वाष्प में बदल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वाष्प में बदलना अगर यह प्रभाव है तो इसका कारण क्या है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं। इसके अलावा हम जल को वाष्प में नहीं बदल सकते। मतलब एक कारण का एक ही प्रभाव होता है, एक घटने का एक ही वजह होता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसा नहीं है। राजनीति शास्त्र में जब घटनाएं घटती हैं तो उसका एक निश्चित कारण नहीं होता है,
कई कारणों से घटनाएं घट सकती हैं। अब उदाहरण के तौर पर अगर कोई सरकार गिरती है मतलब कि सरकार जिस पद को प्राप्त की हुई है हमारी सरकार, उसे जो है अपने पद से कभी कभी हट जाना पड़ता है और दूसरी सरकारें आती है, तो इसका कारण केवल एक नहीं होता, कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम उस सरकार को वोट नहीं देते हैं और नई सरकार को बनाते हैं। तो इसके पीछे केवल एक कारण नहीं हो सकता है। तो ठीक ये समझ में आ रहा है कि विज्ञान में क्या है कि विज्ञान में जब कोई घटना घटती है तो उसके पीछे एक निश्चित कारण होता है, जबकि राजनीति शास्त्र में अगर एक घटना घटती है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, ध्यान देंगे यहाँ पे, पर्यवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव, है ना। विज्ञान में जो है पर्यवेक्षण और परीक्षण हो सकता है। पर्यवेक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज़ को निहार सकते हैं, देख सकते, निहार माने निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है घटनाएं घट रही हैं, और उसका परीक्षण भी कर सकते हैं, मतलब उसको प्रयोगशाला में ले जाकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। ये विज्ञान में संभव है, लेकिन राजनीति शास्त्र में ये संभव नहीं है। अब पर्यवेक्षण और परीक्षण का एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति धरती के अंदर पाई जाती है, तो उन्होंने जब एक एप्पल को ऊपर की तरफ उछाला तो वो सेब जो है नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। तो अब इस चीज़ को हमने देखा, है ना, इसका पर्यवेक्षण किया और उसके बाद परीक्षण किया। तो हमने जब सुना, हम भी क्या करते हैं, हम एप्पल ले या कोई भी वस्तु ले और अगर उसे ऊपर की तरफ उछालेंगे तो वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ें हम खुद भी परीक्षा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान में यह पर्यवेक्षण संभव है, लेकिन राजनीति शास्त्र में यह संभव नहीं है। राजनीति शास्त्र में ये संभव नहीं है, किसी चीज़ को हम इस तरह से परीक्षा करके तुरंत पता नहीं लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। उसके बाद देखें पॉइंट नंबर 3 में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रयोगशाला का अभाव। विज्ञान के अंतर्गत अगर हम किसी चीज़ को स्थापित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसे हम प्रयोग करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र में प्रयोग करने के लिए प्रयोगशाला, 4 दीवारी के अंदर जो प्रयोगशाला होती है जहाँ पर जार और समस्त चीज़ें रखी होती हैं, वो राजनीति शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब जल बनाते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। हमें ये पढ़ाया गया है, आपने भी पढ़ा है। तो इसको प्रयोगशाला में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें किसी तथ्य को, किसी भी जानकारी को हम इस तरह से प्रयोगशाला में दिखा नहीं सकते। अतः राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, देखिए यहाँ पर, निश्चित नियमों का अभाव। जिस तरह विज्ञान में निश्चित नियम होते हैं, उस तरह राजनीति शास्त्र के नियम निश्चित नहीं होते। ठीक है ना, जैसे गणित में 2 और 2 4 ही होते हैं। अब देखिए विज्ञान में अगर हम मैथ्स की बात करें तो 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो भारत में भी 2 और 2 4 ही होते हैं, विदेश में भी 2 और 2 4 ही होते हैं, आकाश में भी 2 और 2 4 ही होंगे, पाताल में भी 2 और 2 4 ही होंगे। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 और 2 आप 2.5, 2 और 2 आप 3 नहीं कह सकते। 2 और 2 4 अर्थात 4 ही होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये नियम क्या है, निश्चित है और शाश्वत है, जो हमेशा यूनिवर्सल है, जो हर जगह पे विद्यमान है, हर जगह यही मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र के जो नियम होते हैं वह निश्चित और शाश्वत नहीं होते हैं। सरकार कब बदलेगी, किस वजह से बदलेगी, ये किसी को पता नहीं होता है। राज्य का विकास कैसे हो सकता है, उसका कोई एक निश्चित नियम नहीं है। इस तरह से कोई शाश्वत नियम नहीं है, कभी भी किसी भी तरह से ये परिवर्तन हो सकते हैं।
तो हम कहेंगे कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पॉइंट है बच्चों, भविष्यवाणी का अभाव। विज्ञान के अंतर्गत सही एवं निश्चित नियमों की स्थापना होती है, अतः इस पर भविष्यवाणी की जा सकती है। अच्छा, विज्ञान की भविष्यवाणी कहने से क्या मतलब है? जैसे देखिए, वैज्ञानिक लोग आज बता देते हैं ना कि बाढ़ और तूफान कब आने वाला है, किस डेट में आने वाला है, बारिश कब होने वाली है कि नहीं? तो ये विज्ञान में संभव है। विज्ञान में घटनाओं के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की जा सकती है और लगभग वो भविष्यवाणियाँ सही होती हैं, मतलब ज़्यादातर वो भविष्यवाणियाँ सही होती हैं। लेकिन राजनीतिक विद्वान किसी देश पर कब आक्रमण होगा ये नहीं बता सकता है, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसको मापने के लिए कोई ऐसा यंत्र नहीं बना है राजनीति शास्त्र में जो ये बताया जा सके कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कब करेगा। संभावनाएं बताया जा सकता है, लेकिन ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही हो ये जरूरी नहीं है, जबकि विज्ञान में भविष्यवाणियाँ सही और निश्चित होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6 देखेंगे बच्चों, सही माप का। अच्छा, यहाँ पर भाव हो गया है ना, ये गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे अभाव, ठीक ना? ये जो भाव है यहाँ पे हो जाएगा अभाव, ठीक है? सही माप का अभाव। विज्ञान में सही माप बताया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र में यह संभव नहीं है। अब माप कहने से क्या मतलब है? मेजरमेंट, किसी चीज़ को मापना, नापना। अब हम बताएंगे कि किसी इंसान को बुखार लगा है, तो क्या चीज़ से आप मापिएगा? कैसे पता चल जाता है हम लोग को? कैसे पता चलता है कि किसे कितना बुखार है? थर्मामीटर से, है कि नहीं? उसके बाद हम किसी वस्तु का वजन मापना हो तो हम लोग जो है तराजू का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है? तो मात्रा हो, भार हो, ताप हो, ये समस्त चीज़ों का एक एक्यूरेट, एक निश्चित मेजरमेंट, एक माप विज्ञान बता सकता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसा माप करने वाला कोई मशीन नहीं है। अब राजनीतिक शास्त्र चूँकि राज्य पर आधारित है और राज्य के अंतर्गत मनुष्य की बात होती है, तो मनुष्य अपने देश से कितना प्रेम करेगा, मनुष्य अपने देश से कितना प्रेम नहीं करता है, इसे मापने वाला कोई यंत्र नहीं है। क्योंकि मनुष्य की जो भावनाएं हैं, उसकी जो उत्तेजना, अभिलाषा, भावना, ये मनुष्य के अंतर्गत होता है। तो मनुष्य के इस प्रेम को, मनुष्य के घृणा को, मनुष्य के उत्तेजना को, इसे किसी यंत्र के द्वारा हम नहीं माप सकते। वो अपने देश से कितना हद तक प्रेम कर सकता है ये हम माप नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि राजनीति शास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट, सही माप का पता नहीं लगाया जा सकता है। हो गया बच्चों? तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। चलिए, ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। राजनीति शास्त्र को विज्ञान मान्य, यहाँ मान्य लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मानने, ठीक है ना? मानने, ये जो मान्य शब्द है यहाँ पर लिखेंगे मानने के पक्ष में तर्क। राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क, ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पर्यवेक्षण संभव है। अब जो लोग यह मानते हैं कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, तो उनका तर्क क्या है सुनिए। यह कहना गलत है कि राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण नहीं होते। राजनीति शास्त्र में यह संभव है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र में जो प्रयोग हुए उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र पद्धति जनता के लिए सर्वोत्तम है। अच्छा, अब देखिए, पर्यवेक्षण पिछला ये जो है, आप जो इसके पहले पढ़ रहे थे वहाँ दिखाया गया था कि पर्यवेक्षण संभव नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि पर्यवेक्षण संभव है। हम किसी चीज़ को देखकर उस पर एक निश्चित परिकल्पना कर सकते हैं। जैसे राजनीति शास्त्र में एक चीज़ आता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि वह शासन व्यवस्था जहाँ जनता सरकार को वोट के द्वारा चुनती है, ठीक है? तो अब ये बताइए आप कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पढ़ा था क्या? राजतंत्र। हम लोग क्या पढ़ते हैं? राजतंत्र पढ़े थे ना, राजतंत्र। पहले जो व्यवस्था था, जैसे अकबर के समय में या अशोक के समय में, चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है ना, तो वो था राजा का व्यवस्था। वहाँ जनता राजा का चुनाव नहीं करती थी, ठीक है ना? राजा जो है बाई बर्थ, बाई जन्म, है ना, जब वो पैदा होता है राज परिवार में वो राजा बनता है। तो वो जो तंत्र था, ठीक है ना,
और आज जो तंत्र है प्रजातंत्र, आज वोट के द्वारा सरकार चुना जाता है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम जब देखते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं, तो हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही जाते हैं कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था जो है वह जनता के हित में है, वह जनता के लिए है, जनता के भलाई के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पर्यवेक्षण कुछ हद तक किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, परीक्षण संभव है। परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट यहाँ किया जा सकता है। पहले हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जब पक्ष में नहीं बोलना था तब हमने वो तर्क दिया था। अब हमें तर्क देना है कि यहाँ पर परीक्षण होते हैं किस तरह से। देखिए, भले ही राजनीति शास्त्र में प्रयोगशाला 4 दीवारी में नहीं है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि संपूर्ण राज्य राजनीति शास्त्र के परीक्षण की प्रयोगशाला है। उदाहरण के लिए किसी राज्य में जब नया कानून बनता है तो राजनीति शास्त्र में एक प्रकार का परीक्षण ही होता है। सोचिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला जरूरी है। प्रयोगशाला में बहुत सारे यंत्र रखे होते हैं और उस यंत्र के द्वारा हम लोग विज्ञान में प्रयोग करते हैं, जो कि पहले बताया गया कि राजनीतिक शास्त्र में यह संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि परीक्षण संभव है। कैसे? देखिए, ये जो पूरा राज्य है ये हुआ हमारा प्रयोगशाला, क्योंकि जब कोई कानून बनता है देश में तो वह कानून हम कहाँ लागू करते हैं, उसकी परीक्षण कहाँ की जाती है? उसकी परीक्षण पूरे संपूर्ण राज्य में की जाती है। तो संपूर्ण राज्य हो गया यहाँ का प्रयोगशाला, है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? परीक्षण जो है ये प्रयोगशाला कहाँ पे है? ये जो पूरा राज्य है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र राज्य से संबंधित है, तो पूरे राज्य जो है ये प्रयोगशाला है। और जो कानून है, ये कानून, जो नए कानून आते हैं, जब नया कानून बनता है तो ये कहाँ पर लागू होता है? समस्त राज्य में। तो राज्य क्या हो गया? राज्य राजनीतिक शास्त्र का प्रयोगशाला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परीक्षण संभव है। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है, भविष्यवाणी भी संभव है। ऊपर लिखा गया था भविष्यवाणी संभव नहीं है, अब क्या तर्क दे रहे हैं कि इसमें भविष्यवाणी भी संभव है। राजनीतिक शास्त्र में कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ देखिए, भविष्यवाणी संभव तो है, लेकिन कितना हद तक? कुछ हद तक, भले ही वह 100% सही ना हो। अब आप कहेंगे कि कैसे मैडम बताइए भविष्यवाणी कैसे संभव है? अब सपोज कीजिए कि हम अगर कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है हम लोगों को कि यह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तो कुछ जनता जो है वो कहेगी कि ये जो सरकार है वो नहीं रहेगी, और कुछ जनता है वो कहेगी कि सरकार रहेगी। तो अब ये दोनों तरफ की बातें हो गई, दोनों अपने अपने तरह से भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। तो कुछ हद तक क्या होगा कि जब सरकार नहीं रहेगी तो कुछ लोग जो भविष्यवाणी किए थे वो सही होगी, और अगर सरकार रहती है तो बाकी कुछ लोगों ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही होंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि भविष्यवाणी यहाँ पे कुछ हद तक संभव हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पॉइंट 4, एक क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध ज्ञान मतलब सिस्टमटाइज्ड नॉलेज, सिस्टम से जो नॉलेज हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि विज्ञान में हम सिस्टम से क्या नॉलेज प्राप्त करते हैं? जैसे एक शरीर बनता है, तो शरीर बनता है तो हम शरीर को पहले नहीं पढ़ते हैं, हमें उसके लिए कहाँ से पढ़ना शुरू करना होता है? कोशिका से, ठीक है ना? कोशिका को हम लोग पढ़ते हैं, फिर ऊतक पढ़ते हैं, है ना, अंग पढ़ते हैं, तंत्र पढ़ते हैं, और फिर शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से सिस्टम वाइज एक एक स्टेप करके हम पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह क्या राजनीति शास्त्र में होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जा सकता है। जैसे राज्य की उत्पत्ति, राज्य कैसे बना तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना होगा? राज्य की उत्पत्ति। फिर ये आगे कैसे बढ़ा तो हमें पढ़ना होगा उसका विकास। फिर ये आने वाले समय में कैसा होगा तो हमको पढ़ना होगा स्वरूप, या अर्थात राज्य पहले क्या था वो पढ़ना, राज्य क्या है वो पढ़ना, और आने वाले समय में राज्य क्या होगा वो पढ़ना। ये क्रमबद्ध ज्ञान को प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में भी हम विज्ञान की तरह ही किसी चीज़ को सिस्टम से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट में बच्चों, ध्यान देंगे पॉइंट 5 पर, सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, निष्कर्ष
जिस तरह विज्ञान में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि राजनीति शास्त्र में भी निष्कर्ष निकलते हैं। राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी एक वैज्ञानिक की तरह निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए प्रजातंत्र की सफलता के लिए जनता को शिक्षित और जागरूक होना चाहिए। अब जैसे देखिए, प्रजातंत्र जो अभी शासन व्यवस्था चल रही है, अभी मैंने बताया कि सरकार चुनने के लिए जब हम वोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रजातांत्रिक शासन होता है, प्रजा ने उस सरकार को चुना है। तो अब यहाँ पे एक निष्कर्ष क्या हम निकाल सकते हैं कि क्या किसी देश में प्रजातंत्र सफल हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? जब जनता जो है वो क्या होगी, शिक्षित होगी और जागरूक होगी। जागरूक कौन लोग होते हैं? अब जागरूक मतलब नींद से जागना तो है ही, लेकिन यहाँ कौन से नींद से जागना? जहाँ पर हमें अपने अधिकार और हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो। और हमें अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान कब होता है? जब हम एजुकेटेड होते हैं, जब हम शिक्षित होते हैं। तो शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, किसके लिए? प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर हमें प्रजातंत्र को सफल करना है तो प्रत्येक जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 6, आदर्शवादी विज्ञान। राजनीति विज्ञान को आदर्शवादी विज्ञान कहा गया है। राजनीति शास्त्र आदर्शवादी विज्ञान है। यह केवल राजनीतिक तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि मूल्यांकन कर कई आदर्शों को स्थापित करता है। मतलब राजनीति शास्त्र जो है यह एक आदर्शवादी विज्ञान है, यह कई तरह के आदर्शों को स्थापित करता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, इसके निष्कर्ष पर चले जाएंगे कि तब हमें क्या कहना है। क्या राजनीति शास्त्र विज्ञान है? हमने विज्ञान के पक्ष में भी तर्क दिया और विज्ञान नहीं है के भी पक्ष में 6 पॉइंट करके तर्क दिया है। तो निष्कर्ष में क्या बोलेंगे हम, ये निष्कर्ष देखिए। कुछ विद्वान हैं जो राजनीति शास्त्र के स्वतंत्र चरित्र को स्थापित करना चाहते हैं। मतलब उनका कहना है कि ना तो ये विज्ञान है ना कला है, ये एक स्वतंत्र चीज़ है। अब क्या स्वतंत्र है? उनके अनुसार राजनीति शास्त्र ना तो पूरी तरह विज्ञान के रूप में चिन्हित किया जा सकता है और ना तो कला के रूप में। कला मतलब आर्ट्स, ठीक है, और विज्ञान मतलब साइंस। तो ना तो ये साइंस के रूप में चिन्हित करना चाहते हैं, ना कला के रूप में, क्योंकि इसकी एक अलग पहचान है। मतलब वो कहते हैं कि ना ये विज्ञान है और ना कला है, ये दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजनीति एक विशिष्ट प्रकार का बौद्धिक एवं सामाजिक क्रिया का अनुशासन है। मतलब क्या है? यह एक बौद्धिक एवं सामाजिक क्रिया है। समाज में रहने के लिए हमें राजनीति शास्त्र को जानना होता है, यह हमारे अनुशासन को बनाए रखने में कार्य करता है। तो हम कहेंगे कि एक बौद्धिक सामाजिक क्रिया का अनुशासन है। तो कुल मिलाकर यह प्रश्न जो है बच्चों आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। और अफरोज एकेडमिक सेंटर को इस तरह से देखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को यानी अफरोज एकेडमिक सेंटर को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मैं आगे भी ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।